नमस्कार, मैं रविश कुमार। ये बात पूरी तरह से गलत है कि प्राइवेट सेक्टर में सभी को अच्छी तनख्वाह मिलती है। मजदूरी और सैलरी की निगाह से इस सेक्टर को देखेंगे तो तस्वीर भयावह हो जाएगी। अच्छी तस्वीर भी नजर आएगी जहां बड़ी संख्या में लोग अच्छी सैलरी पर काम भी कर रहे हैं। उनका प्रतिशत भले कम होता है मगर उनकी सैलरी वाकई बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट सेक्टर में जब सैलरी बढ़ती है तो यही कहा जाता है कि आपकी काबिलियत के अनुसार बढ़ोतरी की जा रही है। हम लोगों को भी लोग यही बोलता है। सरकारी सेक्टर में सैलरी बढ़ती है तो ऐसे बताया जाता है जैसे मुफ्त में बांटी जा रही हो। कोई इसे बोनांजा लिख रहा है, कोई तोहफा लिख रहा है, कोई लॉटरी लिख रहा है। मीडिया की हेडलाइन से लग रहा है कि नकारे लोगों की जमात की सैलरी बढ़ी है जो नहीं बढ़नी चाहिए थी। सरकार ने भी कह दिया कि काफी बढ़ोतरी हुई है। विरोध का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि सरकारी लोगों की सैलरी जितनी होने जा रही है उतनी मार्केट में भी लोगों को नहीं मिलती है। आपने सुना ही होगा, ये हम एनिमेशन के जरिए दिखा रहे हैं कि 5-10 हजार करोड़ की कंपनी के सीईओ की तनख्वाह कई बार प्रति माह 2 से 10 करोड़ तक होती है। आप सुनते होंगे कि फला सीईओ हाफ पैंट में दफ्तर जाता है, रात को ईमेल करता है, खूब काम करता है, कूल भी है। हम मीडिया वाले उसे कवर पर छापते हैं, वाह वाह करते हैं। भारत सरकार ने इस साल फरवरी में योजना और गैर योजना मदों के लिए करीब 20 लाख करोड़ का बजट पेश किया। तब उसके कैबिनेट सचिव का वेतन कुल मिलाकर 2.25 लाख रुपए प्रति माह था, जो 7वें वेतन आयोग के बाद 2.5 लाख के आसपास हो जाएगा। कुल 25 से 30 हजार की बढ़ोतरी होगी, जो देश में अकेले होते हैं तो कितना कूद रहे होंगे वो। क्या आप दर्शक यह समझते हैं कि भारत सरकार के कैबिनेट सचिव या सचिव कभी दफ्तर टाइम पर नहीं जाते, जब मन करता है तभी जाते, कोई काम नहीं करते? अगर ऐसा है तो सरकार भी काम नहीं करती होगी। मुझे जितना मालूम है, सचिव स्तर या जिलाधिकारी स्तर के अफसरों के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। कॉर्पोरेट का कूल सीईओ और उसका मालिक कई बार हजारों करोड़ की कंपनी डुबा देता है, सरकारी बैंकों को चूना लगाकर लंदन भाग जाता है। क्या आपने कभी सुना है कि कैबिनेट सचिव ने भारत सरकार ही डुबो दी? धारणा का इलाज इस दुनिया में किसी अस्पताल में नहीं है। जरूर सरकारी अधिकारियों के पास इतने अधिकार होते हैं कि उसके दम पर वे अवैध रूप से करोड़ों कमा भी लेते हैं, मगर रिश्वतखोरों के हिसाब से सैलरी का हिसाब नहीं हो सकता। अपनी इस छवि के लिए सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। कई कर्मचारियों ने गरीब जनता को जिस तरह से परेशान किया है, उसके कारण भी जनता उनकी सैलरी वृद्धि को शक की निगाह से देख रही है। आज वो अकेले पड़ गए हैं पब्लिक में। उन्हें अपनी छवि सुधारने के लिए काम करना चाहिए ईमानदारी से, और काम के बारे में खुद भी बताना चाहिए। जब हम सरकारी कर्मचारी कहते हैं तो यह समझना चाहिए कि वो कोई एक मूर्ति का नाम नहीं है। कोई पुलिस जवान है, कोई अर्धसैनिक बल है, कोई सैनिक है, कोई टीचर है, कोई रेल का ड्राइवर है, कोई गटर साफ करने वाला कर्मचारी है, तो कोई बिजली के हाई वोल्टेज तार बांधने वाला कर्मचारी। सरकार की अनगिनत सेवाओं के लिए अलग अलग काम और पद हैं। सरकार के तहत काम करने वाले ज्यादातर मध्यम से लेकर निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं। कॉर्पोरेट में हर साल सैलरी बढ़ जाती है, सरकार के यहाँ 10 साल बाद बढ़ी है, तो उम्मीद कुछ ज्यादा होगी ही। इस बार जो बड़े स्तर के अधिकारी हैं उनका वेतन पुराने बेसिक का रैशनलाइजेशन इंडेक्स 2.62 से लेकर 2.67 तक का रहा। सबसे कम तनख्वाह वाले कर्मचारियों के लिए रैशनलाइजेशन इंडेक्स 2.57 रहा। इसे मोटा मोटी यूं समझिए कि कम वेतन पाने वालों की बेसिक सैलरी कम बढ़ी, ज्यादा पाने वालों की ज्यादा। निचले स्तर पर देखेंगे तो सैलरी 2 से 2.5 हजार ही बढ़ी है। कर्मचारियों का कहना है कि डीए बढ़ते बढ़ते 125% हो गया था इन 10 सालों में, जिसके कारण हमें उतनी ही सैलरी मिल ही रही है जितनी बढ़ी है, हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। सरकार के पास संसाधन सीमित होते हैं और सबको खुश नहीं कर सकती है। छठा वेतन आयोग जब लागू हुआ तो 2 साल का एरियर मिला। 7वें वेतन आयोग में सिर्फ 6 महीने का एरियर मिलेगा, मगर पैसा इसी साल मिलेगा। सरकार ने जब सरकार बता रही थी ऐतिहासिक, उसी समय 33 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में से 32 लाख कर्मचारियों के संगठन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर रहे थे। इनका कहना है कि सारा लाभ ऊंचे स्तर के अफसरों ने ले लिया, नीचे वालों को कम मिला, बल्कि कुछ मिला ही नहीं। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा ने जो 2 केस स्टडी किए जो पेश करता हूं। आप रमन शर्मा हैं, 36 साल से रेलवे में काम करते हुए डिप्टी चीफ पर्सनल ऑफिसर के पद पर पहुंचे। अभी आपको कुल वेतन 91,823 रुपए मिलता है। 36 साल की नौकरी के बाद पहली बार सैलरी 1 लाख से ऊपर गई है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के कारण आपका वेतन 1,04,100 रुपया हुआ है। यानी 10 साल के बाद कुल वेतन 12,277 रुपए बढ़ा है। लेकिन नए पीएफ कायदों के बाद इनमें से 4,918 रुपया पीएफ में कटेगा,
टैक्स अतिरिक्त रूप से 2,455 कटेगा और हाथ में आएगा 4,904 रुपया, ये इनको हाथ में आएगा। अब दूसरे केस स्टडी है अमित जैन, जो 29 साल से रेलवे में हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। अमित जैन की कुल सैलरी 76,700 रुपए से बढ़कर 89,540 रुपए हुई है। 7वें वेतन आयोग से इनकी नई सैलरी अब 89,540 रुपए हुई, तो कुल बढ़ोतरी कितनी हुई? 12,940 रुपए। पीएफ कट गया 4,290 नए नियमों के अनुसार, और टैक्स का अतिरिक्त बोझ पड़ गया 2,600 रुपए का, और हाथ में ये घर लेकर आएंगे 6,050 रुपए की सैलरी 10 साल के बाद, ये जो बढ़ी है। अर्धसैनिक बलों को चंद भत्तों में राहत मिली है, लेकिन वेतन वृद्धि को लेकर वे बहुत नाराज है। सेना के लोगों की अपनी नाराजगी है। उनका कहना है कि 80% हमारे यहाँ जवान है, उनकी सैलरी न्यूनतम 18,000 की गई है, जो डीए के 125% बढ़ने के कारण पहले ही मिल रही थी। नए वेतन बढ़ने से 2,000 के आसपास ही वृद्धि हुई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी कहा कि हमने सेना के वेतन के लिए जोर लगाया, कुछ मांगे मानी गई, कुछ नहीं मानी गई। रेलवे के कर्मचारी ने फेसबुक पर लिखा है कि उनके विभाग के कुछ ग्रेड में 300 रुपए की ही प्रतिमाह बढ़ोतरी हुई है। हम इसे सत्यापित नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसे कर्मचारी संगठन की तलाश कर रहे हैं जो इस वेतन वृद्धि से बहुत खुश है। अगर कोई बहुत खुश है तो जरूर मुझसे संपर्क करे, मैं उसे प्राइम टाइम में मौका दूंगा अलग से। प्यू रिसर्च सेंटर ने 2014 में एक विश्लेषण पेश किया, जिसके अनुसार 2011 के वेतन के आधार पर दुनिया भर का कैलकुलेशन निकाला उन्होंने कि आबादी का सिर्फ 13% हिस्सा ही मिडिल इनकम में आता है। ये देखिए तस्वीर आपकी दुनिया की। 56% लोग निम्न आय में आते हैं और 15% गरीब। सिर्फ 7% उच्चतम आय वाले हैं और 9% उच्च मध्यम आय में आते हैं। सरकार ने इस बार ग्रेच्युटी सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी। घर बनाने खरीदने के लिए अब आप अग्रिम राशि 7.5 लाख की जगह 25 लाख तक निकाल सकते हैं। एक राय यह है कि इसके कारण अर्थव्यवस्था में गति आएगी। अगर आई तो सरकारी कर्मचारियों को अलग से बोनस भी दीजिएगा। फिर दूसरी राय यह है कि अर्थव्यवस्था पर बोझ है। 7वें वेतन आयोग को पढ़ते हुए कुछ धारणाएं ध्वस्त भी होती नजर आई। जैसे हम समझते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी सरकार पर बोझ है। कुछ तथ्य रिपोर्ट से निकालकर आपके लिए रख रहा हूं, ताकि आईपीएस से लेकर दरोगा की तैयारी में लोगों को काम आ सके जो बेरोजगार हैं। 2010 में जितने पद मंजूर किए गए थे केंद्रीय विभागों में, उनका 86% ही भरा गया, 14% खाली रहा। 2014 में जितने पद मंजूर थे उनका 82% ही भरा गया, नौकरी और घट गई, 18% पद खाली रहे। 2014 में 40,49,000 पद मंजूर थे, भर्ती हुए 33.02 लाख। 7.5 लाख कर्मचारियों का बोझ मौजूदा कर्मचारियों पर पड़ा है, यानी उनके काम के घंटे बढ़े होंगे। 2014 के मंजूर पदों की संख्या के हिसाब से केंद्र सरकार 7 लाख लोगों को नौकरियां दे सकती है, जबकि केंद्र सरकार साल में 1 लाख लोगों को ही रोजगार दे रही है। बेरोजगार अपनी रैलियों में इस आंकड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में अमेरिका और भारत के केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना की गई है। यह तुलना बहुत ही दिलचस्प तुलना है, और जो आंकड़े उपलब्ध थे इसमें, तो 1 लाख की आबादी पर भारत में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 139। अमेरिका आबादी में भारत से बहुत कम है। वहां 1 लाख की आबादी पर केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 668। जो सुपर पावर है, जो हमें बनना है, तो यानी हमें 139 से ज्यादा भर के 668 पे जाना है। बताइए, जिससे हम सीख कर प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उसके यहां कितने सरकारी कर्मचारी हैं और हमारे यहां का कितने? यही नहीं, रिपोर्ट में लिखा है कि डाक, संचार और रेलवे तो व्यावसायिक गतिविधि हैं, वो कमाते भी हैं कुछ। उनके कर्मचारियों की संख्या निकाल दें और इसके साथ गृह मंत्रालय के पुलिस और अन्य सैन्य बलों को निकाल दें, तो केंद्रीय कर्मचारियों की वास्तविक संख्या 4,18,000 ही है, जो बहुत छोटा है। रिपोर्ट में इन्हें कोर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया है। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएम वासुदेव साहब। आप पूर्व वित्त सचिव हैं। मेजर जनरल सतवीर सिंह रिटायर्ड, आप सलाहकार हैं यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के। अभिषेक राणा जी हैं, आप अश्विनी राणा जी हैं, माफ कीजिएगा, भारतीय मजदूर संघ के आप सदस्य हैं। अश्विनी जी, आप बताइए, सरकार ने कहा है कि ऐतिहासिक वृद्धि है ये, और आप लोग
इतनी जल्दी और हमारे साथ रुमेल दहिया साहब भी हैं। आप डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं, माफ कीजिएगा मैं परिचय देना भूल गया, IDSA के, और आपने और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद और कोलकाता ने मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट IIM कोलकाता और IIM अहमदाबाद ने भी अपने अध्ययनों से इसमें मदद की। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक वृद्धि हुई, इतना बड़ा फैसला आया जो वित्त मंत्री ने कहा है, फिर भी आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं? नहीं, विरोध के लिए विरोध का कारण नहीं है। भारतीय मजदूर संघ का मजदूरों के लिए एक अनुपात डिमांड हुई है, मांग है कि 1 और 10% का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ का निचले स्तर पर 1% और ऊपर वाले स्तर पर 12.5%, यानी कितना गैप जो है वो एक बढ़ गया, वो सीधा सीधा दिखता है। दूसरा वो कहते हैं ऐतिहासिक है, तो अभी आप भी बता रहे थे कुछ जो स्टडी बताई कि मेरा तो गलत भी हो सकता है, मैं पढ़ के बताया हूं। सरकार कहती है कि 23% हमने दिया। सरकार का इसमें प्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि जब ऐतिहासिक है तो फिर अब 23% की वृद्धि बताते हैं। 23% की ग्रॉस वृद्धि हो सकती है, लेकिन जो कर्मचारी के हाथ में आ रहा है वो तो कुछ नहीं आ रहा। जो सबसे नीचे कर्मचारी है जिसकी 7 से 18,000 हुई, उसको नए वेतन के अनुसार सिर्फ उसका ग्रॉस 4,470 रुपए बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने HRA 6% कम कर दिया है, तो 4,470 बढ़ते हैं, लेकिन उसकी नेट जो है वो 1,800 रुपए ही बढ़ रहे हैं। यानी पहले उसको 18,180 मिलता था 7,000 बेसिक पे, अब उसको 19,870 ये मिलेगा, तो उसको 1,800 रुपए मिले, तो 18,000 के ऊपर 10 साल के बाद वृद्धि हुई। तो 10% की वृद्धि लेकर उसने क्या पाया? इससे अच्छा तो वो पुराना ही चलता रहता और उसको हर 6 महीने के बाद 6% 7% DA बढ़ जाता, तो कम से कम वो ये तो कह सकता मतलब कि भाई हमारा वेतन वृद्धि नहीं हुई। तो पर आप लोग वाकई आप लोग नाराज हैं इससे? बिल्कुल। और दूसरा, ये जो ऊपर के अधिकारी हैं, जो IAS हैं या उसके ऊपर जो लोग हैं जिनके लिए ज्यादा बढ़ाया गया है, वो बहुत कम है। लेकिन जो मेजर 90% CO-D क्लास के कर्मचारी हैं, उनके लिए तो वृद्धि कुछ भी नहीं है। उनके लिए वृद्धि कुछ भी नहीं है। लेकिन सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं भी तो दी हैं, ये भी तो देखिए, ग्रेच्युटी बढ़ा दी है। ग्रेच्युटी का लाभ किसको मिलेगा? 10 लाख तक की जो ग्रेच्युटी पहले थी, वो भी CO-D वालों को 10 लाख नहीं मिलता। अब जो बढ़ने के बाद जो ग्रेच्युटी का भी फायदा होगा वो ऊपर के अधिकारियों का। अच्छा, ये बाकी आप लोगों के लिए, जो बाकी जो कर्मचारी हैं उनके लिए नहीं? सिस्टम से कैलकुलेशन के हिसाब से उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी सैलरी नहीं है उतनी, तो कहां से मिलेगा? उसका PF भी ज्यादा कटेगा, उसका इनकम टैक्स भी कटेगा, तो नेट होम तो उसको कुछ नहीं मिल रही। ठीक है। अब सतबीर जी, आप मुझे बताइए हमारे दर्शकों को कि सेना के ढांचे में जो 15 लाख सैनिक हैं हमारे देश में, बहादुर सैनिक, उनका 80-85% जवान है, ठीक है? तो पहले आप संक्षेप में ये बता दें कि जवानों की कितनी वृद्धि हुई, क्योंकि हम जवानों को लेकर आजकल बहुत भावुक होते हैं टीवी में भी, और आप अफसर लोगों की कितनी वृद्धि हुई, ऑब्जेक्टिवली कह दीजिएगा ताकि जनता को ये बात समझ में आए कि ऐतिहासिक वृद्धि है। रवीश जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें मौका दिया पूरे देश को ये बताने के लिए। हमारे फौजों के जो 7th पे वेतन है, इसके बारे में बहुत हमने आवाज सुनी है पिछले कई दिनों से, और कल जो ऐतिहासिक बोला गया है उसके बारे में भी। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं, एक सैनिक विशेषज्ञ होने के नाते, कि फौजों को पिछले 70 साल से ही इनको शॉर्ट चेंज किया गया है, और इनको जो उनका असली हक है वो नहीं दिया गया। आप ये देखिए कि फौज के अंदर एक सिपाही 18 साल में आता है और 35 साल में घर चला जाता है, और उसकी जो पेंशन है उसको हाफ कर दी जाती है। और एक देशवासी शायद नहीं जानते कि बाकी जो हमारे सेंट्रल सर्विसेज के आंकड़े हैं, उनका औसत आयु 76 और 77 साल का रेलवे का है, और हमारा फौजी जवान 59 साल से 64 साल तक ईश्वर को प्यारा हो रहा है। हमारा JCO साहब 67 साल का हो रहा है, और हमारा ऑफिसर साहब 72.5 साल का। ये जो हमने आयु बताई है, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने करी, राइट, इसका विश्लेषण हुआ गया। आप जवानों के वेतनमान के तुलना से अगर बता दें, 35 साल में घर भेज देते हैं एक जवान को। आज आप जो वेतन दे रहे हैं, जो वेतन पहले था केवल 7,000 मिनिमम पे स्टार्ट किया, अभी 18,000 पे कर रहे हैं,
उसमें ये सारे भत्ते शामिल हो गए हैं। और आप देखिए हनुमंता तो अपने चला गया और उसके साथ ही और हम साइचिन में लड़ते रहे और जितनी विसंगतियां छठे पे वेतन की है वैसे के वैसे खड़ी हैं। ठीक है। पहली बार हाँ। हमारे तीनों चीफों ने 36 विसंगतियां हाँ। 7वें पे वेतन की प्रधानमंत्री जी को बताई, रक्षा मंत्री जी को बताई। ठीक है। अभी तक हमारा कोई मेंबर किसी पे कमीशन में नहीं रखा गया। ठीक है। बीएसएफ का मेंबर सतबीर जी, रखा गया इस ठीक कमेटी है। में। ठीक है। आप और सुनिए, जो बात असली बताने वाली है सबको। हाँ। आप डिसेबिलिटी पेंशन लें, सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ डिफिकल्टी और हमारी डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो स्लैब सिस्टम है। ठीक। और इवन सतबीर जी मैं थोड़ा यहाँ रोकना चाहूंगा। सीपीओ जो है जी, मैं और मेहमानों से उनका बात करके आता परसेंटेज हूँ। में है। जी, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, पर यह दिलचस्प बात है कि आप लोग इतने अहम सेवा के हैं और आजकल टेलीविजन की एक भावुकता आपके पक्ष में भी रहती है, तमाम न्यूज चैनलों की। इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि वेतन आयोग की कमेटी में आपका कोई प्रतिनिधि नहीं है। खैर, कोई बात नहीं। रुमेल दहिया साहब, आप डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं, आप क्या बता सकते हैं? आप राइट, बस एक सेकंड। 45 लाख लोग हैं। ठीक है। और हमारा एक भी मेंबर ना तो कमेटी में ना। ठीक है, वो बात मैंने कह दी। एक सेकंड सर। तो हाँ, इससे क्या समय मिलेगा कम आपको? है सतबीर जी, एक सेकंड, सबके समय का ख्याल रखना है। तो दहिया साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि इस कमेटी ने आपसे भी संपर्क किया, तो जो सेना की शिकायतें हैं वो कितनी वाजिब हैं, और जो आप लोगों ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट बनाते समय क्या आपने पाया कि इनकी शिकायतें वाजिब हैं, और जो रिपोर्ट पेश की गई फाइनल, उसमें इनकी शिकायतों को दूर किया गया है? नहीं, ये शिकायत नहीं है। पहली बात, एक सेकंड सतबीर जी, डिफिकल्टीज हैं वो। सतबीर जी, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे सर, एकदम। हाँ, मैं भावुक एंकर नहीं हूं, अब आपको चुप रहना पड़ेगा जी। हाँ। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हमें जो बात उन्होंने पूछी थी पे कमीशन ने, वो एक डुप्लीकेट पे कमीशन नहीं था ये। उन्होंने हमें कुछ टर्म ऑफ रेफरेंस दी थी जिसका उन्होंने इस्तेमाल अपनी रिकमेंडेशन बनाने के लिए किया। उसमें उन्होंने हमसे ये पूछा था कि रक्षा व्यय के अलग अलग कौन से हिस्से हैं, उनकी क्या किस्म है, और उनकी कितने पैसे हर एक हिस्से पर खर्च होते हैं, और कितने पैसे डिफेंस पेंशन पर खर्च होते रहे हैं। और ये उन्होंने हमें दिया था समय 1995-96 से लेके और 2013-14 तक के लिए, 18 साल का पीरियड। और उन्होंने हमें और हमारे जैसे कुछ देश, कुछ बड़े देश, कुछ जो हमारी इकोनॉमिक पोजीशन में जो आर्थिक हालात जिनके हमारे जैसे हैं, उन देशों के साथ कंपेयर करने को बोला था। और एक खास विषय हमको दिए थे कि इन विषयों के ऊपर आप हमें ऑथेंटिक, सही वाली खबर हमें दीजिएगा। हमें उन्होंने रिकमेंडेशंस नहीं मांगी थी। ठीक है, तो आपके हिसाब से वो सही वाली बात क्या हुआ? क्या भारतीय सेना को कम पैसे मिलते हैं? जी, इसमें जो उन्होंने पूरी बात को घुमा के और इस बात पे ले लिया कि हमारा खर्चा तनख्वाह पे ज्यादा हो रहा है और पेंशन पे ज्यादा हो रहा है और मॉडर्नाइजेशन पे कम हो रहा है। अभी मॉडर्नाइजेशन पे अगर पैसा कम खर्च हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी आप तनख्वाह जो है तनख्वाह में से काट के मॉडर्नाइजेशन पे लगा दीजिए और फौज फिर ठीक खुश रहेगी। उसका बड़ा सिंपल तरीका ये है कि अगर हमारा खर्चा जीडीपी के हिसाब से 3-3.5% तक हुआ है संकट के टाइम पे, और अभी आज के दिन इसको हर साल घटा के 1.7 मतलब 1.7 पे ले आए गए हैं, तो जरूरी बात है कि अलॉटमेंट जो है वो कम हो रहा है। उसकी वजह से हमारा जो मॉडर्नाइजेशन पर खर्चा है वो कम हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया है कि जो हमने सही जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट वेबसाइट से लेके ऐसे करके 10 देश हमने चुने जिनके बारे में स्टडी करके हमने कंपैरेटिव चार्ट्स उनको दिए, और हमने उनको इसमें भी साफ किया कि किस तरह से हमारे हालात दूसरे देशों के हालातों से अलग हैं।
बहुत सारे ऐसे देश नहीं हैं जिनके 2 न्यूक्लियर आर्म्ड दुश्मन हों, जिनके साथ लड़ाइयां लड़ी गई हों, जिनके कोस्टल सिक्योरिटी खतरे में हो, जहां पे आतंकवादी हमले होते हों, जिसके देश में बहुत सारी जगह पे आतंकवाद फैला हुआ हो। ठीक, ऐसे हालात दूसरे देशों में किसी भी देश में नहीं। रुमेल साहब, मैं आपसे एक सवाल ऐसे हालात में जी, कि हमारी सेना के जो जवान हैं वो दुनिया में श्रेष्ठ माने जाते हैं। क्या उन्हें जो पैसा मिलता है, आपने जो अध्ययन किया, वो दुनिया के बाकी सेनाओं की तुलना में बेहतर मिल रहा है? जी, मैं तो कई देशों में के सैनिकों के को जानता हूं। बाहर मैं डिफेंस अटैचे रहा हूं 3 देशों में, तो वहां के जवानों के बारे में भी जानता हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि जितनी कम से कम तनख्वाह में और कम से कम सुविधाओं के साथ भारत का सिपाही ज्यादा से ज्यादा तकलीफ उठाता है, इसका किसी भी देश के साथ कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। आपने एक ही लाइन में सारी हमारे बात कपड़े खराब, हमारे कपड़े खराब आते हैं। कल भी आया था कि सियाचिन के की ड्रेस खराब है, सूट खराब है। हमारे हथियारों में कमियां निकलती हैं, अम्युनिशन हमारा ठीक नहीं होता। इज्जत जो है सरकार की तरफ से, जो तनख्वाहें कम होती हैं, उनकी पोजीशन कम होती है। इस सारी चीजों को देखते हुए तो कई बार ये मन में आता है कि इस देश का सिपाही किस वजह से उसके बावजूद भी रोजाना जान देने के लिए तैयार घूमता है। रुमेल साहब, आपने दहिया साहब, आपने तो जो बात कह दी। अब हमारे साथ हैं सीएम वासुदेव साहब हैं, पूर्व वित्त सचिव हैं। वासुदेव साहब, मैं अब आपने सुना सेना के 2 पक्षों की बात। अश्विनी राणा साहब जो भारतीय मजदूर संघ के हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो निचले स्तर के और मध्यम स्तर के जितने कर्मचारी हैं, उनके वेतन में खास वृद्धि तो नहीं हुई। मतलब 1000 से लेकर 6000 तक, ज्यादा से ज्यादा 7000 तक हमने सुनी है। आप बता सकते हैं कि इसमें क्या ऐतिहासिक है कर्मचारियों के लिहाज से? कुछ अच्छा पॉइंट भी होगा सर इसमें। देखिए, मैं 2-3 बातें सामने रखना चाहूँगा इस डिस्कशन में। पहला तो ये कि ये कहना कि 10 साल बाद पे कमीशन का जो अवार्ड आता है उसमें अगर 24% की वृद्धि दी गई है, तो ये किसी मायने में ज़्यादा नहीं कही जा सकती है, 10 साल बाद हुई है। मगर अगर इसको ऐसे देखा जाए कि इन 10 सालों में प्रत्येक कर्मचारी को इन्फ्लेशन लिंक्ड डीए मिलता रहा है, तो इन्फ्लेशन से उसकी न्यूट्रलाइजेशन होता रहा है, इंक्रीमेंट्स मिलती रही हैं, उसके बाद 24% है, तो बहुत कम भी नहीं कहा जा सकता। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे बीच का रास्ता है 24%, क्योंकि अल्टीमेटली जो अफोर्डेबिलिटी का आर्गुमेंट हम लोग नहीं दे पाते हैं, केवल नीड और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देखते हैं। तो अफोर्डेबिलिटी और जो सरकार के लिए इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा पैसे दे कर्मचारियों को। मगर ज्यादा पैसा अगर तनख्वाहों में जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा, तो जाहिर है कि वो उसकी भरपाई हमें बोरोइंग करके करनी पड़ेगी। सरकार के पास तो आज रेवेन्यू डेफिसिट है 3% का, तो ये मान के चलना चाहिए जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा बोझ है, इसकी भरपाई सरकार बोरो करके कर पाएगी और कहीं से नहीं। या बोरो करेगी या मेरा एक सवाल इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल इन्वेस्ट। राइट, मेरा एक सवाल है सर। आपने कहा कि सरकार पर बोझ पड़ेगा, लेकिन जब मैं 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उससे लग रहा है कि कई विभागों में 18 से लेकर 40% तक रिक्तियां हैं, वो भरी नहीं गई हैं। तो अगर आप औसत भारत के सारे 7 लाख कर्मचारी अगर भरे नहीं गए हैं, तो उनका बोझ भी तो बच रहा है ना। और आप नौकरियों में लगातार कमी करते जा रहे हैं, और इस रिपोर्ट में लिखा है कि ये मार्जिन सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से। इसका मतलब आप आगे भर्ती तो करेंगे नहीं और कमी करते जा रहे हैं, तो ये बोझ कहां से हो गया? ये तो बचत है सर आपका। नहीं, देखिए, 2 चीजें हैं इसमें समझने वाली। पहली चीज तो ये है कि सरकार के जब नौकरियां या पोस्ट क्रिएट होती हैं, तो एक कोई वर्क स्टडी की जाती है कि किस काम को करने के लिए कितने कर्मचारियों की जरूरत। वो जो पुराने ढांचे के हिसाब से वो पोस्ट क्रिएट पहले से हुई हैं और उनको अबॉलिश नहीं किया गया, वो चलती आ रही हैं। मगर इस बीच में सरकार के काम करने के तरीकों में इतना बदलाव आया है, इतना ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू हो गया है, इतना ज्यादा आईटी का इस्तेमाल शुरू हो गया है, तो वो जो वर्क स्टडी के हिसाब से जो पोस्ट क्रिएट की गई हैं, उनको अगर नए मानकों के हिसाब से मापदंड से किया जाए, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई ज्यादा वैकेंसीज होंगी।
दूसरी तरफ ये है कि सरकार के तंत्र में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो अब आउटलिव कर चुकी हैं अपनी यूटिलिटी। हमारे यहाँ कंट्रोल्स खत्म हो गए मगर कंट्रोलर्स नए नाम से चल रहे हैं। आयरन एंड स्टील कंट्रोल खत्म हो गया मगर उसका नाम बदल दिया गया डेवलपमेंट कमिश्नर स्टील। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोलर खत्म हो गए तो डेवलपमेंट कमिश्नर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गए। तो वो जो इस किस्म के संस्थाएं चल रही हैं, तो जिस एरिया में सरकार की अब तवज्जो है, जहां लॉ एनफोर्समेंट की जरूरत है, रूल्स के एनफोर्समेंट की जरूरत है, नई रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाने की जरूरत है, उन एरियाज में आपको स्टाफ की कमी है। और जिन एरियाज में सरकार का काम अब आउटलिव हो चुका है वहां हमारे पास सरप्लस है, यहाँ वैकेंसी है। तो ये मौका होता है पे कमीशन का कि इस किस्म के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं उसको भी थोड़ा साथ साथ अगर करें, तनख्वाहें बढ़ रही हैं तो कुछ कड़वे भी इसमें बीच में चीजें साथ में आनी चाहिए। ठीक है। और इन्होंने तीसरी बात जो अभी तक आप कह लीजिए सर ये पॉइंट। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी जो कंपैरिजन डिफरेंट आर्मी का और सिविल का ये हो रहा है, असल में दिक्कत यह है कि 10 साल में एक पे कमीशन बनाइए, उससे आप ये एक्सपेक्ट करें कि जज से जो हेडेड है कि आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, सिविल का, साइंटिस्ट का, प्रोफेसर्स का, टीचर्स का, डॉक्टर्स का, इन सब के बारे में क्या तालमेल होना चाहिए, ये संभव ही नहीं है।